है ना। सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है तो कुछ, ओके अब से रिकॉर्डिंग होगा, हाँ हो रहा है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया था तो कितने आर्टिकल्स थे हमारे पास? 395 आर्टिकल्स, ये आपको याद रखना है। अभी 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो 8 शेड्यूल हुआ करता था, अभी हमारे पास 12 शेड्यूल है। और टोटल 22 पार्ट्स हुआ करता था, अब जो है 25 है। ये 24 लिखा है बट इसको 25 कर लीजिए, 25 पार्ट है ना प्रेजेंट में। फिर एक चीज और याद रखना है कि जो नेशनल फ्लैग है, जो ट्राई कलर है हमारा, जो तिरंगा झंडा है, नेशनल फ्लैग, उसको अडॉप्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कब अडॉप्ट करता है? तो 22 जुलाई 1947 को। ये सब डेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि नेशनल फ्लैग को किस दिन अडॉप्ट किया गया था और किसने अडॉप्ट किया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1947 में 22 जुलाई को। और इस नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया है? तो वो नाम याद रखें आप, पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया। और ठीक है, यहाँ पे अब एक सवाल बनता है। अगर मिसाल के तौर पे आप मानकर चलें कि आपको नहीं पता है कि पिंगाली वेंकैया कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो साफ साफ लिखा है आंध्र प्रदेश, बट मान के चलें कि आपको नहीं पता है और आपसे सवाल में पूछ दिया गया कि बताएं कि पिंगाली वेंकैया कहाँ के रहने वाले थे, कैसे जवाब दे पाएंगे? है ना। उसमें ये देखना है कि जैसे अभी एक वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे वेंकैया नायडू, तो वेंकैया नायडू कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ के रहने वाले हैं, है ना। तो इससे रिलेट करके अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि पिंगाली वेंकैया कहाँ के रहने वाले हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ के किसी स्टेट से ही पिंगाली वेंकैया बिलोंग करते होंगे, है ना। और उसमें अगर आंध्र प्रदेश है तो टिक लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका कॉमन सेंस वर्क करना चाहिए एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो। ओके, ये हो गया। अब ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसने बनाया, कितने मेंबर थे, कब लागू हुआ, कब नहीं हुआ। आपको वर्ड के ऊपर फोकस करना है, एडॉप्टेड, इनेक्टेड, इन सब वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है ना। और टेम्पोररी, इंटरिम, ये जो वर्ड है इनके ऊपर फोकस करना है कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन था, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था। परमानेंट प्रेसिडेंट अगर नहीं पूछ रहा है या इंटरिम नहीं है, सिर्फ पूछ रहा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। और अगर कोई वर्ड ऐड होता है, इंटरिम वर्ड ऐड होता है या फिर टेम्पोररी वर्ड ऐड होता है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है? वहां पे आपको लगाना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल का मतलब ये होता है, जैसे आप बुक ओपन करते हैं तो उसमें इंडेक्स दिया रहता है ना, कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, किस पेज पे है, किस पेज से कितना पेज तक है। ठीक उसी तरीके से प्रियम्बल है। जब आप प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल को पढ़ के ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, दिखने में कैसा है ना। तो प्रियम्बल का मतलब एक कह सकते हैं कि वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब ये जो प्रियम्बल है ये लिया गया था, ये किससे लिया गया है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है, ठीक है। ये जो प्रियम्बल आपका है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया किसने है? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को दिया है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। इधर लिखो भाई, एक मिनट, कहाँ कहाँ मैं लिख देता हूँ। इसको दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया है, कब दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया है वो दिया है आई थिंक 13 दिसंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 13 दिसंबर होना चाहिए। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें वो कहते हैं कि एक उनका स्पीच है, जवाहरलाल नेहरू का एक स्पीच है
जिसको कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, है ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सर 13 दिसंबर 1946 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो इस दिन उन्होंने क्या है किया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब उसमें ये बताया है कि किस तरीके से इंडिया जब आज़ाद हो जाएगा तो इंडिया कैसा होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, हर बात उसमें लिखी गई है। और वहीं से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही कुछ पार्ट को प्रियम्बल के अंदर जगह दिया गया है। बस इतना आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया किसने है, जवाहरलाल नेहरू ने, और किस दिन दिया है वो आपको याद रखना है। और प्रियम्बल के बारे में जानना है तो प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट सॉवरेंटी लाइज अल्टीमेटली, हाँ एक चीज आप ध्यान दें कि प्रियम्बल क्या कहता है। प्रियम्बल कहता है कि जो सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है, सॉवरेंटी पीपल ऑफ इंडिया के साथ जाता है। सॉवरेंटी का मतलब कि आप आजाद हैं, बिल्कुल खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है ना। तो इंडिपेंडेंट कौन है, पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोग ही इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। प्रियम्बल कहता है कि सॉवरेंटी किसके साथ जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है। और क्या कहता है प्रियम्बल, प्रियम्बल कहता है कि इंडिया इज अ, जब आपने प्रियम्बल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, एक मिनट में प्रियम्बल यहाँ से दिखाऊं। प्रियम्बल ये देखें, है ना, ये बेहतरीन, ये है प्रियम्बल, अरे आ जाओ, ये है प्रियम्बल, बड़ा हो जा, दिख रहा है प्रियम्बल, है ना। प्रियम्बल में क्या लिखा गया है, वी, यहाँ पे देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी का मतलब हम लोग, द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम लोग, हम लोग मतलब इंसान, कौन इंसान, इंडिया के जो सिटीजन है, अपने बारे में हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल पूछता है कि इंडिया कैसा कंट्री है, तो इंडिया यहाँ से आप देखें, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट है। पहले इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, पहले क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था इंडिया, है ना। तो हर काम अपने मर्जी से नहीं कर सकता था, जो भी काम करना होता था अंग्रेज करते थे, हम खुद से नहीं कर पाते थे। अगर मान लीजिए कि अमेरिका के साथ अगर आपको रिलेशन रखना है तो अब इंडिया रख सकता है, पहले नहीं रखा जा सकता था। क्यों, क्योंकि वो अंग्रेजों के हम अंडर में थे, तो अंग्रेज जैसे चाहेंगे वैसे ना चाहते थे। बट अब इंडिया क्या है, सॉवरेन है, और क्या है, सोशलिस्ट है और सेक्युलर है। ये सब वर्ड आपको याद रखना है कि इंडिया, और बिल्कुल सीक्वेंस याद रखना है कि पहले क्या आएगा, पहले सॉवरेन आएगा या पहले सोशलिस्ट आएगा। ये सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड है, पहले है सॉवरेन, फिर क्या है, सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर है डेमोक्रेटिक, और फिर रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब हो गया। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं इंडिया में, वो जैसे कि देखें, गवर्नमेंट के पास डाटा होता है, गवर्नमेंट गरीबों को मुफ्त में राशन देती है, मुफ्त में घर देती है, दवा देती है। वो क्यों देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर करना, यानी लोगों की भलाई करना, है ना। तो जो चीज है वो लोगों के अंदर, लोगों में ही बांट दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से हो गया सोशलिस्ट। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब ये होता है कि जैसे पाकिस्तान का मिसाल लेते हैं, तो पाकिस्तान एक कैसी कंट्री है, पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक कंट्री। थियोक्रेटिक का मतलब ये है कि उसका एक रिलीजन है, पाकिस्तान का रिलीजन है इस्लाम, है ना। बट इंडिया में कोई रिलीजन नहीं है, यानी कि जो स्टेट है, यानी कि जो कंट्री है, वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, ना ही वो हिंदुइज्म को मानती है, ना ही इस्लाम को मानती है। वो हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करती है। इंडिया जो है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना। सेकुलर का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है इंडिया, है ना। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहां पे डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि हम जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के चुनाव में हम खुद ही शिरकत करते हैं, हम खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। फिर क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, अब यहाँ पे समझिए, मैं जो कह रहा हूँ हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट का मतलब पूरा इंडिया से है
है ना। हेड ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, हेड ऑफ द स्टेट मतलब इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो हेड ऑफ द स्टेट यानी इंडिया का जो हेड होता है वो कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? बताएं भाई, आप में से कोई। सर प्राइम मिनिस्टर नहीं? हाँ नहीं, प्रेसिडेंट होता है ना। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये सब याद रखना है आप, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को टिक लगा कर आ जाओगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, अब वो मैं बताऊंगा जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि क्यों हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या करता है? ठीक है, इतना आपने देख लिया। फिर प्रियम्बल के ही अंदर लिखा गया है कि आपको जस्टिस दिया जाएगा, लिबर्टी दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी, फ्रेटर्निटी दी जाएगी। जो जस्टिस है, जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन प्रियम्बल में लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से, है ना। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लिख लीजिए, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। और मैंने कल भी कहा था, जो मैं टिक लगाऊंगा वो तो लिखना ही लिखना है, और जो मैं बताऊंगा वो भी लिखना है, क्योंकि मैं पूछूंगा भी और एग्जाम में भी आ सकता है। तो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? रशियन रिवॉल्यूशन से। और रशियन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था, पता है किसी को? रशियन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था? 1917 में, 1917 में। और ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब होता है? 1789 में। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1789 में। इसी प्रियम्बल के अंदर क्या कहा गया है, यहाँ पे आप देखें, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट। तो क्या आपको याद रखना है कि अडॉप्ट और इनेक्ट अगर वर्ड आए तो आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 होगा। अगर डेट ऑफ एडॉप्शन पूछे, डेट ऑफ इलेक्शन पूछे, तो आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ था। बस इतना आपको प्रियम्बल में याद रखना है। और क्या याद रखना है प्रियम्बल में? प्रियम्बल में याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, प्रियम्बल के अंदर सिर्फ एक ही बार चेंज किया गया है ना। चेंज मतलब अमेंडमेंट किया गया है प्रियम्बल के अंदर सिर्फ एक बार। और कब हुआ है वो एक बार? वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक ही बार, अमेंड का मतलब होता है चेंज, प्रियम्बल को चेंज किया गया है एक बार, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें 3 वर्ड आप लिखें, कौन कौन सा 3 वर्ड है? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड प्रियम्बल के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, है ना। और 1976 से पहले 1975 हुआ था, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी किसने लगाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? सर इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी। डेट क्या था वो डेट है 25 जून 1975। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगा दी था। उसी के बाद फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1976 में, इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। और प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और प्रियम्बल का नेचर कैसा है? तो प्रियम्बल का जो नेचर है वो है नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये है, नॉन जस्टिसिएबल नेचर है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि जो भी प्रियम्बल के अंदर जिन भी बातों का जिक्र किया गया है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो भी चीजें हैं वो कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है ना। कि ऐसा ना हो कि ये कहा जाए, अभी देखिए 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें ये कहा गया कि भाई ये जो एक्ट है वो आर्बिट्रेरी है, सही नहीं है, मुस्लिम्स के लिए सही नहीं है, वगैरह वगैरह। उसमें क्या कहा गया कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री।
तो वो कहीं सेकुलर नहीं लिखा गया है, सिर्फ प्रियम्बल में वर्ड लिखा गया है सेकुलर। किसी पूरे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं आपको सेकुलर वर्ड नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ प्रियम्बल में मिलेगा। तो अब कोई प्रियम्बल को लेकर के है कि नहीं भाई देखिए प्रियम्बल में तो लिखा है सेकुलर कंट्री, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती है ना। क्यों? क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब कि कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट आपको नहीं पढ़ा रही है, आप 6 साल से लेके 14 साल के बीच में है, और गवर्नमेंट अगर सरकारी स्कूल में आपको फ्री में नहीं पढ़ा रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि भाई देखिए मैं 6 साल से 14 साल के बीच में हूँ और सरकार मुझे नहीं पढ़ा रही है, सरकारी स्कूल में मेरा नाम नहीं लिख रही है। कोर्ट फटकार लगाएगी और बोलेगी कि भाई साहब पागल हो गए हो क्या, पढ़ाओ बच्चे को। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट के अंदर आएंगी जो भी बातें, वो कोर्ट के थ्रू भी लागू की जा सकती है। यानी कि कोर्ट उस पर अपना जजमेंट देगा, डिसीजन देगा और सरकार को मानना होगा। बट जो नॉन जस्टिसिएबल होती है वो उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। और हाँ, एक चीज जरूर याद रखना है कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पूछता है कि पार्ट है या नहीं है, तो सिंपल आपको एक चीज याद रखना है कि आपका जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है। और कुछ बातें आपको याद रखना है, ये तो हो गई। फिर आपको ये भी हो गया, आपको याद रखना है कि कुछ बातें कही गई हैं प्रियम्बल के बारे में, और वो जो बातें हैं वो कौन सी बातें कही गई हैं, क्या क्या कही गई हैं प्रियम्बल के बारे में। तो ओके, प्रियम्बल के बारे में जो बातें की गई हैं वो ये हैं, कहाँ व्हाइट बोर्ड है, ये है कि प्रियम्बल के बारे में कौन सी बात आपको याद रखना है। एक चीज याद रखें कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। एक बार आपने देखा अमेंड हो चुका है, अमेंड का मतलब चेंज किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। एक बार हो भी चुका है 1976 में। दूसरा चीज कि 1960 में 1960 में एक केस होता है जिसका नाम है बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी यूनियन। अरे कहाँ कहाँ चला जा रहा है यार, है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, बड़ा उल्टा डायरेक्शन, उल्टा चला जा रहा है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इस पे। तो बेरूबारी यूनियन वर्सेस इंडिया, है ना। इस केस में क्या कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो नॉट पार्ट, यानी कि पार्ट नहीं होगा। किसका पार्ट नहीं होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा। कब कहा गया? 1960 में। केस का नाम याद रखना है, बेरूबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद एक और केस होता है 1973 में। एक मिनट, कब होता है वो केस? 1973 में। 1973 में केस का नाम क्या है? केशव नंदा भारती केस, केबीसी, केशव नंदा भारती केस। इसमें क्या कहा गया 1973 में? आपको याद रखना है कि केशव नंदा भारती केस कब हुआ है? 1973 में। इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रियम्बल है वो क्या है? पार्ट है, पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना। फिर एक और केस आता है इसी प्रियम्बल को लेकर ही, वो आता है 1995 में। 1995 में कौन सा केस है? LIC केस। LIC में क्या कहा गया
इंटीग्रल पार्ट। क्या कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब उसको आप हटा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो कुछ चीजें याद रखना है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, यानी कि प्रियम्बल को आप चेंज कर सकते हैं। प्रियम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब मैंने समझा दिया। और क्या चीज है कि ओके, नॉन जस्टिसेबल हो या नॉन इन्फोर्सिएबल, एक ही वर्ड, एक ही मतलब है दोनों का। और क्या कहा गया है कि ओके, हाँ, अब देखें, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वहां पे आएगा एक वर्ड, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहते हैं? वो कहते हैं आर्टिकल 32 को। इस पॉलिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूजन को क्लियर करना है कि किसको क्या कहते हैं। ये जो आपका प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल को क्या कहते हैं? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ है? इधर है ना, सोल। ठीक है, बस यही याद रखिए। इसको क्या कहते हैं? सोल, मतलब रूह, आत्मा। किसका? ये सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सोल है? प्रियम्बल है। ठीक है। और हार्ट एंड सोल अगर पूछे कि हार्ट एंड सोल किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं आर्टिकल 32 को। हाँ, क्या हुआ था? कोई क्वेश्चन है क्या? अथर कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो ये आपको इतना प्रियम्बल में। हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया कि प्रियम्बल को एक चीज देखें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे कंट्रीज से कॉपी करके बनाई गई है। कॉपी करने का मतलब ये है कि बहुत सारे कंट्रीज को पढ़ने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लिया गया है। तो ये जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल को डालना जरूरी है, प्रियम्बल होगा, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। क्या लिया गया है कि एक प्रियम्बल होगा, है ना। जो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? यूएसए। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जिस कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को, एक मिनट, अजान हो जाने दीजिए।
तो मैं क्या कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं, जो प्रियम्बल सबसे पहले पूरे दुनिया में किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले। और इंडिया के पास जो प्रियम्बल आया वो कैसे आया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रियम्बल हमने लिया है। ठीक है, और क्या था, तो प्रियम्बल का टॉपिक ये, और कुछ जो शुरू में जो हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसने बनाया, कब बनाया, वर्ड के ऊपर फोकस करना है। अडॉप्ट अगर पूछे तो वो डेट अलग होगा, इनेक्ट पूछे, इनेक्ट और अडॉप्ट एक ही वर्ड है, उसका डेट अलग है, एनफोर्स का अलग है ना, वो सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, उनका नाम है N.A. पालखीवाला। क्या नाम है उनका, इधर आओ भाई, कहाँ चला गया ये, N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला क्या कह दिया इन्होंने, N.A. पालखीवाला ने कहा है कि ये जो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन, प्रियम्बल के बारे में कहते हैं कि ये क्या है, आइडेंटिटी, ये ओके, ये है टी, बन जाओ है टी, टी नहीं बन रहा है वो छोड़ देते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन, ये एन है भाई, एम नहीं है, ये एन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हैंड राइटिंग पे मत जाना, मतलब समझ में तो आ रहा है ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ मैं, समझ में तो आ रहा है। Yes, sir. हाँ, बस वही इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लें और आप समझ के उसको लिख लें, इसीलिए रिकॉर्डिंग भी है, साथ ही साथ लिखते जाएं। अगर नहीं लिख पाते हैं तो रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बस मिस हो गया है। तो N.A. पालखीवाला ने क्या कहा है इंडियन प्रियम्बल को, कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर जो फोकस मैंने किया है वर्ड्स के ऊपर, पर्टिकुलर वर्ड के क्या वर्ड रहेगा तो क्या आपको देख के लिखना है, क्या आपको जवाब देना है। इंटरिम अगर प्रेसिडेंट पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो वो कोई अलग है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और अगर सिर्फ प्रेसिडेंट पूछे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने कल बताया कि रिवीजन करना है ना, रिवीजन मस्ट है। अभी जो जितना हमने पढ़ा है उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे बेहतरीन तरीके से। क्या समझे, कोई दिक्कत है इस टॉपिक में, बताएं भाई, है कोई दिक्कत, दिक्कत है तो पूछ लें, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं समझ में आया तो मतलब इसको पढ़िएगा, मतलब अगर समझ में आ गया ठीक है, इसको पढ़िएगा। एक बार भी समझ में नहीं आया दोबारा देखें आप वीडियो, और फिर भी ना समझ में आया तो कल जब क्लास होगी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। किसी तरीके का सवाल तो नहीं है अब, बस इस टॉपिक को बढ़िया से क्लियर कर लिएगा। और अगर आप कहें तो मैं जिस चीज़ से मैंने पढ़ा है मैं उसको शेयर कर देता हूँ आपके साथ, है ना। बट बेहतर यह है कि पूरा वो ना लिखें जो मैं बता रहा हूँ, सर्कल वगैरह करके उसको आप नोट कर लें, बस इतना ही लिखें एक समरी के तरह, क्योंकि वो अगर आप लिखने बैठेंगे तो एक मोटी सी बुक बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, मतलब मैं बार बार आपको लिंक नहीं भेजूंगा, आपको 7 बजे ज्वाइन कर ही लेना है, आप लोग ज्वाइन कर लिया करें।